हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, क्या अपडेट्स है दुनिया भर से? धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद एशिया में अब बड़ी कूटनीतिक गहमागहमी शुरू हो रही है। चीन इसका केंद्र है जहां एशिया के प्रमुख नेता जुटने वाले हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं अमेरिका से, जहां फेड और ट्रंप के बीच अब बाकायदा अदालती मोर्चा खुल गया है, जिसका असर पूरी दुनिया में शेयर बाजारों के सेंटीमेंट पर और मनोविज्ञान पर पड़ेगा। फेडरल रिजर्व के गवर्नर कुक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। आरोप यह है कि ट्रंप ने विसल ब्लोअर दावों के जरिए फेड की नीतियों में हस्तक्षेप किया था। अब ये मामला फेड और व्हाइट हाउस के बीच तनाव को नई ताकत देगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जिरोम पावल पर लगातार ब्याज दर कम करने का आरोप लगाते रहे हैं और फेडरल रिजर्व के बोर्ड पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। इधर पहली तिमाही की गिरावट के बाद अमेरिका के जीडीपी में थोड़ा सुधार दिखा है। अप्रैल जून में जीडीपी की दर 3.3% रही है। संशोधित आंकड़े जो जारी किए गए हैं उसके हिसाब से उपभोक्ता खपत और निजी मांग में, निजी निवेश में थोड़ी मजबूती आती दिखाई दे रही है। जो कल की सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को समर्थन देते हुए जीडीपी डेटा को ब्लॉकचेन पर शेयर किया है। इसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना सहित 9 ब्लॉकचेन पर जारी किया गया है और ये माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार अब पूरी तरह से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के समर्थन में है और इसका असर हमें बाजारों में दिखाई भी दिया। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर ईरान पर प्रतिबंध लगाने का नया दौर शुरू कर दिया है। यह प्रतिबंध ईरान के तेल और ड्रोन सप्लाईज को, ड्रोन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को निशाना बनाते हैं। ईरान का बैंकिंग और शिपिंग नेटवर्क भी प्रतिबंधों के दायरे में आ रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ग्लोबल वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जो आती है उससे खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि रिपोर्ट राजनीतिक है और ये विदेश नीति पर को प्रभावित करती है। आ, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ताओं की कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले से ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है और इसके बाद अब कीव में राजनयिक सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं और शांति की कोशिशों को इससे गहरा झटका भी लगा है। अब आते हैं इस सप्ताहांत से लेकर अगले सप्ताह तक की सबसे बड़ी खबर पर, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। चीन की सेना 3 सितंबर को एक बड़ा सैन्य प्रदर्शन करने जा रही है। यह आयोजन चीन के जापान विजय दिवस के संदर्भ में होगा और हाल फिलहाल के दशकों में यह चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड होने वाली है, जिसमें दुनिया के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। इनमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ईरान, क्यूबा, मलेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार और वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन भी इस परेड में शामिल होंगे, जो आमतौर पर ऐसे आयोजनों में नहीं देखे जाते हैं। ये इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया के कूटनीतिक विशेषज्ञों की भी और बाजारों की भी निगाहें रहेंगी। इधर सैन्य परेड के बीच पुतिन अगले हफ्ते शंघाई में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चर्चा का एजेंडा ऊर्जा की नई भागीदारी होगी और एक नए किस्म का गठजोड़ बनाने की कोशिश होगी। इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया की यात्रा पर पहले चरण में जापान पहुंचे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे। वहां पर भारत और जापान का सालाना समिट होना है। इसके बाद अगले चरण में वो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के शहर तियानजिन जाएंगे। ऐसे संकेत हैं कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। 2018 के बाद और उसके बाद गलवान होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली चीन यात्रा है और अमेरिका से भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की चीन से नजदीकी की इसे महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है। यहाँ से एक शिफ्ट देखा जा रहा है। यहाँ यह भी माना जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक में मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है। इधर यह भी खबर है कि भारतीय एजेंसियां कॉपर टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में जाने की तैयारी कर रही हैं। ऑटो और स्टील टैरिफ के बाद ये तीसरा ऐसा मामला है जिसमें भारत डब्ल्यूटीओ के जरिए अमेरिका को घेरने की कोशिश करेगा। अब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े देख लेते हैं, जिनका जो जो पिछले 24 घंटे में आए। अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावे करीब 2,47,000 पहुंच गए, जिससे श्रम बाजार की थोड़ी मिलीजुली तस्वीर दिखाई दे रही है। अमेरिका में कॉर्पोरेट मुनाफों में रिकवरी दिखाई दी है, जिससे निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के कुछ इंपोर्ट से टैरिफ हटाने की योजना बनाई है। इसका मकसद दोनों पक्षों के बीच व्यापार के तनाव को कम करना है। बीएनपी पारिबा का एक सर्वेक्षण आया है जो ये बताता है कि अब निवेशक अमेरिका की जगह यूरोप और एशिया के हेज फंड में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में टैरिफ के असर को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। कमोडिटी बाजार में आज खासी गतिविधियां रही। पिछले 24 घंटे में सोना 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर के आसपास है। हालांकि तेज उतार चढ़ाव का खतरा बना हुआ है।
भारतीय बाजार में चांदी की तेजी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कॉपर की कीमतों में 2.3% की वीकली जो साप्ताहिक गिरावट है वो बरकरार है, बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड $67 पर स्थिर है। और ग्लोबल बाजार में कॉटन की कीमतें पिछले 2 हफ्तों में निचले स्तर से थोड़ी सुधरती दिखाई दी है। विदेशी मुद्रा बाजार में ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद से डॉलर इंडेक्स में दबाव बना हुआ है, गिरावट बना हुआ है, करीब 97 से 98 के बीच में है। अब बाजार को आज शाम तक आने वाले, रात तक आने वाले अमेरिका के उपभोक्ता खपत के आंकड़ों का इंतजार रहेगा। जापानी येन भी स्थिर है। जापान का बाजार भी जुलाई में जापान के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेटा का इंतजार कर रहा है। रुपए में हमें कल कुछ हल्की रिकवरी दिखाई दी। क्रिप्टो बाजार से जुड़ी बड़ी खबर है, जो हमने शुरुआत में आपको बताई कि अमेरिका ने अपने जीडीपी डेटा को ब्लॉकचेन पर शेयर किया, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश हो गया है। इसने अपने जीडीपी आंकड़ों को ब्लॉकचेन पर डाला है। इधर ट्रंप परिवार से जुड़ा अमेरिकन बिटकॉइन एक्सचेंज सितंबर में लॉन्च होगा, जिससे क्रिप्टो बाजार में खासी उत्सुकता दिखाई दे रही है। ब्लॉकचेन पर अमेरिकी डेटा जारी होने से बाजार को उत्साह मिला है। पिछले 24 घंटों में इथेरियम के फंड्स ने बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन किया है। इधर अमेरिका का जो कमोडिटी रेगुलेटर है सीएफटीसी, उसने क्रिप्टो के लिए नेस्डॉक ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी का सिस्टम बनाया है उसे अपनाने का फैसला किया है। कॉर्पोरेट खबरों में अमेरिका से एनवीडिया की दूसरी तिमाही की कमाई अच्छी रही, लेकिन चीन में के बाजार में अनिश्चितता के कारण हमें शेयरों पर दबाव दिखाई दिया। यूके की कंपनी सोम्पो होल्डिंग ने $4.6 अरब में एस्पेन इंश्योरेंस को खरीदा है, और ये यूरोप की एक बड़ी बीएफएसआई डील के तौर पर सामने आई है। भारत में की कुछ महत्वपूर्ण खबरें ले लेते हैं, जिनका असर आज बाजार पर दिखेगा। जुलाई में भारत की कंपनियों की ग्लोबल बोरोइंग में, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में तेज बढ़त दर्ज की गई। ये सालाना आधार पर दोगुनी हो गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। बीएसएनएल और एमटीएनएल की टेलीकॉम सेक्टर में हिस्सेदारी 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है, 3.2% पर आ गई। और ये इन दोनों कंपनियों के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि बीएसएनएल को सरकार लगातार बेल आउट पैकेज देती रही है। भारत का एमएसएमई मंत्रालय टैरिफ का असर कम करने के लिए कोविड जैसे एक राहत पैकेज पर विचार कर रहा है, जिसमें छोटे उद्योगों को सहायता दी जाएगी। इसको लेकर बाजारों में और निवेशकों में उत्सुकता रहेगी। इधर नोमुरा ने टैरिफ के असर के बाद भारत की जीडीपी के अनुमान में बड़ी कटौती की है, और इसे 6% से नीचे ला दिया है, 5.8% पर 2026 के लिए, यानी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए। यह पहला ऐसा एजेंसी अनुमान है जो भारत की आर्थिक विकास दर को 6% से नीचे प्रोजेक्ट कर रहा है। बाजार पर इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। अगले 24 घंटे में राजनीतिक रूप से निगाहें चीन पर होंगी, जहां दुनिया के कई बड़े नेता जुट रहे हैं। पुतिन, शी और किम का ये त्रिपक्षीय सम्मेलन की चर्चा है। अगर ये ट्राइपार्टाइट बैठक होती है तो इसे नए किस्म के ग्लोबल ऑर्डर का या नए किस्म की विश्व व्यवस्था की शुरुआत भी माना जा सकता है, क्योंकि ये ट्रंप और प्रतिबंधों के विरोध में एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी है। इधर अमेरिका से निजी खपत का डेटा आएगा, जिसका असर हमें अमेरिकी शेयर बाजारों पर, ट्रेजरी बाजारों पर, क्रिप्टो पर और विदेशी मुद्रा बाजार पर दिखाई देगा। भारत की सरकार अगले कुछ दिनों में टैरिफ से राहत के लिए अगर कोई बड़ी घोषणाएं करती है तो उसका असर भी हमें शेयर बाजार पर दिखाई देगा। तो उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा ब्रिज के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।